हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है 15th ऑफ मे के एडिटोरियल सेशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन इस ब्यूटीफुल मोटिवेशनल कोट के साथ। योर बेस्ट टीचर इज़ योर लास्ट मिस्टेक। आपका सबसे अच्छा टीचर है आपकी पिछली गलती। तो गलतियों से आप सीखते हैं, बशर्ते आप गलतियों के प्रति अवेयर होते हैं, आपको पता होता है कि आपने गलत किया है। बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, पता भी नहीं चलता गलत किया है, तो फिर वो जीवन भर गलतियां करते जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, गलती कर देते हैं, खुद को ही मालूम चल जाता है या फिर कोई बता देता है तो पता लग जाता है और फिर उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। सुधारते जाएंगे गलतियों को तो डेफिनेटली आप एक कदम आगे बढ़ते जाएंगे सफलता की ओर। हाउ टू वॉश योर हैंड्स, ये स्टेप्स आप फॉलो कीजिए। फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, घरों में रहें, बगैर काम के बाहर ना निकलें, अपने आप को सुरक्षित रखें, देश जरूर सुरक्षित रहेगा। वन फॉर द पुअर आज का एडिटोरियल है और मैं यहाँ पे एक फीचर मैंने और ऐड किया है, कुछ हटाया नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक फीचर और ऐड किया है। आज जो हम वर्ड्स पढ़ेंगे, जो वोकैबुलरी आप देखेंगे इस एडिटोरियल में, इस एडिटोरियल के साथ जो मैंने यहाँ पे ग्रामर और वोकैबुलरी का जो सेक्शन होता है उसमें जो वोकैब देखेंगे उसके आधार पर मैंने एक्सरसाइज भी दी आपको, तो आप सेशन को कंप्लीट देखें। कुछ बच्चों ने कमेंट्स में बताया कि भाई आप सेशन को बहुत लंबा कर रहे हैं। कल तकरीबन 52 से 53 मिनट का सेशन चला गया था। तो देखिए, लंबा चल रहा है तो ऐसा तो है नहीं कि हम बात करके सेशन को लंबा करते हैं। हम हर एक चीज़ को कोशिश करते हैं बनाने की, और चूंकि मेरी स्पीड भी अच्छी खासी रहती है तो ऐसा नहीं है। तो ये वो सेशन, अगर कोई व्यक्ति बहुत धीरे धीरे टाइम पास करने के हिसाब से पढ़ाए तो वही सेशन 1.5 घंटे 2 घंटे का भी जा सकता था, लेकिन मैंने पूरा एक एक शब्द को आपको बताया है। तो लंबे सेशन से ना घबराएं, बहुत कुछ चीज़ें मिल रही हैं और आपके लिए ही मिल रही हैं। आपका इंप्रूवमेंट ही मेरा मोटो है, तो आप में इंप्रूवमेंट आता रहना चाहिए। आप रेगुलर रिवीजन करते रहें। मैं हमेशा कहता हूँ रिवीजन बहुत बड़ी चीज़ है। मैंने रिवीजन का सेक्शन जोड़ा हुआ आपके लिए कि ठीक है, उस बहाने आप कुछ तो सीखेंगे, कुछ तो रिवाइज करेंगे। आपको सुबह 5 बजे टेस्ट दिया जाता है, उसका भी एक उद्देश्य है, एक ही मोटो उसके पीछे भी कि आपका रिवीजन हो। तो सुबह 5 बजे का टेस्ट भी दें। मैंने आपको एक कह सकते हो कि एक टारगेट दिया है। टारगेट के बगैर व्यक्ति आगे चलता नहीं है। मैंने आपको एक लक्ष्य दिया है कि आप मॉर्निंग का टेस्ट के लिए पढ़ें इस चीज़ को। हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको? क्योंकि टेस्ट है। क्योंकि हम हमेशा ही, हमारी आदत रही है कि एग्जाम्स के दिनों में आप पढ़ते कब हैं? एक नाइट पहले, एक वीक पहले, है ना। तो वही चीज़ है कि इसको इसलिए पढ़ें, इसको इसलिए आप पूरा देखें, इसको इसलिए आप चीज़ों को गहराई से देखें क्योंकि आपको टेस्ट देना है मॉर्निंग का। उसी गंभीरता के साथ जो गंभीरता आपके एग्जाम में रहती है, वही सिंसियरिटी के साथ ये टेस्ट भी देंगे। तो यकीन मानिए, जो एग्ज़ाम आप देंगे, जो आपका एक मेन एग्जाम होगा, जिस भी एग्जाम के लिए अपीयर होंगे, एसएससी हो, बैंक हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, कैट हो, यूपीएससी, कोई भी एग्जाम हो, तो उसके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप बहुत सारे प्रोसेस, बहुत सारी चीज़ें ऐसा बहुत पहले देख चुके होंगे। ठीक है ना। तो ये सेशन पूरा देखिए आप। और क्लोज टेस्ट और पैराजंबल का हमारा कोर्स चल रहा है हमारी ऐप आशीष क्लासेस पर, वो भी आप बाई कर सकते हैं ऐप डाउनलोड करके, जहाँ से आप क्लोज टेस्ट और पैराजंबल जो न्यूज़पेपर से बना के मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे, वो आप प्राप्त कर सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, तो आप बाई कर सकते हैं वो वाला कोर्स। तो चलो बात करते हैं वन फॉर द पुअर, ये क्या बोलना चाह रहा है। देखिए, वन फॉर द पुअर का मतलब है, द पुअर का मतलब गरीब है, वन फॉर मतलब ये निर्मला सीतारमन जो वित्त मंत्री है हमारी, उन्होंने कहा है कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। ठीक है, उसके हिसाब से मान लीजिए वन फॉर द पुअर। या फिर ऐसा मान लीजिए कि एक 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है, तो उसमें से एक हिस्सा, एक पार्ट जो है, एक ट्रांच जो है, वो किसके लिए? पुअर के लिए, गरीबों के लिए, ऐसा मान लीजिए। बाकी पूरी बातें क्या है वो हम एडिटोरियल पढ़कर समझेंगे। प्रेफिस या फिर समरी, मैंने साथ में या समरी जोड़ दिया है, तो समरी भी इसी को बोलेंगे आप। देखिए, कोई भी जो आपने आर्टिकल पढ़ा उसको समराइज करने का बहुत सीधा सा तरीका है, की पॉइंट्स को हाईलाइट कर दो, दैट्स इट। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर समरी कैसे लिखें, कैसे समराइज करें। तो जो की पॉइंट्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट बिंदु हैं, उनको आप चीज़ों को उनमें से उठा लीजिए, है ना। की पॉइंट्स को उठा लीजिए, उसको अपने शब्दों में कोशिश कर लीजिए लिखने की। कोई ज़रूरी नहीं है टिकलिश इंग्लिश लिखेंगे आप, कोई ज़रूरी नहीं है कोई डिफ़िकल्ट वर्ड का प्रयोग करेंगे, सिंपल वर्ड्स के सहारे भी लिखी जा सकती है। ठीक है, मैं लिखता क्यों हूँ मैं ये बता भी सकता हूँ आपको, ओरली भी मैं बता सकता हूँ ये, जैसा कि और ट्यूटर्स और एजुकेटर्स जो कि यूट्यूब पर करते हैं या कहीं भी समराइज करते हैं, सीधा सीधा बता भी देते हैं। लेकिन मैं लिखता हूँ, इसलिए लिखता हूँ ताकि आप इसको देखकर सीखें कि आप कैसे सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं, क्योंकि समरी आपको पूछी नहीं जाएगी, आपको ये नहीं कहा जाएगा कि आप ओरली बता दीजिए। अगर समरी आएगी, अगर प्रेसी आती है, तो फिर आपको कहा जाता है कि आप उसको लिख कर देखें, लिख कर दिखाएं। तो लिखने का तरीका क्या हो सकता है, वो पिछले मेरे कुछ सेशन से रेगुलर मैंने किया हुआ है, इसको देखकर आप कोशिश कीजिए कि हाँ ऐसे लिखना चाहिए। तो प्रेफिस या समरी में देखो क्या है, आपको समझ में आएगा कि आर्टिकल किस बारे में है।
The lockdown imposed by the government to protect people from COVID-19 has turned into a major economic crisis for the urban poor as well as migrant laborers. तो कह रहा है कि लॉकडाउन जो कि इम्पोज किया गया, इम्पोज का मतलब समझ जाएंगे तुरंत आप, फोइस्ट करने को बोलते हैं, क्लैंप डाउन करने को बोलते हैं, थोपने को बोलते हैं। तो जो गवर्नमेंट के द्वारा लॉकडाउन थोपा गया टू प्रोटेक्ट पीपल, किसके लिए, लोगों को सुरक्षित रखने के लिए, किससे, कोविड-19 से, हैज टर्न्ड इनटू ए मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस, ये मतलब बदल चुका है किसमें, मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस में। ठीक है ना। तो लॉकडाउन जो गवर्नमेंट के द्वारा इंपोज किया गया, किसके लिए, लोगों को बचाने के लिए, कोविड-19 से बचाने के लिए, ये किस में तब्दील हो गया, बहुत बड़े आर्थिक संकट में। इस आर्थिक संकट भी आया फॉर द अर्बन पुअर एज वेल एज माइग्रेंट लेबर्स। और संकट किसके लिए आया, संकट आया जो प्रवासी मजदूर थे उनके लिए, संकट आया जो गरीब थे उनके लिए। थ्रू द सेकेंड रिलीफ पैकेज ऑफ ₹20 लाख करोड़, द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैज ट्राइड टू एड्रेस द नीड्स ऑफ द सेक्शंस। तो इस सेक्शन के, यद्यपि देखो यहाँ पे सेकेंड रिलीफ पैकेज जो यहाँ पे घोषित किया है, तो इस पैकेज के माध्यम से, थ्रू द सेकेंड रिलीफ पैकेज, दूसरा राहत पैकेज है, इससे पहले एक और राहत पैकेज की घोषणा हो चुकी है। इस पैकेज के माध्यम से 20 लाख करोड़ का ये पैकेज है। तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जो है, उन्होंने प्रयास किया है कि ये जो सेक्शन है, ये जो गरीब तबका है, इसकी जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति की जाए। द माइग्रेंट्स हु आर डिप्राइव्ड ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और स्टेट स्कीम्स will get 5 kilogram of food grains per person and a kilogram of चना per family a month for 2 months। तो अब देखो यहाँ पे माइग्रेंट जो कि नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम का बेनिफिट नहीं उठा पाते हैं, वो उससे वंचित रह जाते हैं या स्टेट स्कीम्स के उस दायरे में नहीं आते हैं, तो फिर उनको क्या किया जाएगा, 5 किलोग्राम अनाज मिलेगा हर व्यक्ति को, 1 किलोग्राम चना दिया जाएगा प्रत्येक परिवार के पीछे, है ना। ये 1 महीने, मतलब एक प्रति महीने का ये दे रखा है राशन की व्यवस्था कि 5 किलोग्राम अनाज और 1 किलोग्राम चना, और 2 महीने तक ऐसा चलेगा। वो पर पर्सन पे है 5 किलोग्राम, जैसे 5 सदस्य हैं तो 25 किलोग्राम अनाज मिल जाएगा। ये पूरे परिवार के पीछे है, ठीक है, 2 महीने तक ऐसा चलेगा। दिस इज इंडीड अ वेलकम मूव, ये एक स्वागत योग्य कदम है, बट इट कुड हैव बीन एक्सटेंडेड, ये मैंने पैसिव वॉइस यूज किया है, लेकिन इसको एक्सटेंड किया जा सकता था। एक्सटेंड का मतलब विस्तार करना भी होता है, एक्सटेंड का मतलब देना भी होता है, ठीक है ना, देने के सेंस में भी यूज करते हैं। तो इट कुड हैव बीन एक्सटेंडेड टू मैनी मोर पीपल, ये जो चीज है ये और अधिक लोगों तक एक्सटेंड की जा सकती थी, मतलब ये और आगे लोगों तक दी जा सकती थी, इसको और आगे बढ़ाया जा सकता था। हु आर सफरिंग फ्रॉम लॉस ऑफ जॉब्स एंड लाइवलीहुड्स, उन लोगों तक जो कि आजीविका के संकट से प्रताड़ित हैं या फिर जॉब लॉस से प्रताड़ित हैं। तो ये आज इसका समरी है। आप भी कोशिश करें, जितना भी आपको आता है, जैसा भी आता है, छोटे छोटे वाक्य बनाएं, साधारण भाषा में बनाएं। अगर आपकी इंग्लिश ठीक है तो उस हिसाब से कोशिश करें, लेकिन कोशिश करते रहना चाहिए। अब हो सकता है आपके दिमाग में कुछ में यह आए कि सर आप तो कमेंट का जवाब ही नहीं देते, कमेंट तो हम लोग करते हैं। मैं आपको कमेंट करने के लिए इसलिए बोलता हूं कि ऐसा मैंने फील किया है कि अगर आप कोई चीज़ को खुद से लिखते हैं, अगर आप कोई चीज़ का आंसर करने की कोशिश करते हैं, तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा याद रहती हैं। इसलिए कमेंट करने के लिए बोलता हूँ कि पूरी ईमानदारी से आप अगर कुछ लिख के देते हैं वहाँ पे कमेंट बॉक्स में, तो डेफिनेटली वो चीज़ें आपको मेमोराइज रहेंगी काफ़ी लंबे समय तक। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप कोशिश करें, ठीक है ना। और मैं ऐसी बात नहीं पढ़ता हूँ, जितना मतलब जितना भी मुझे टाइम मिलता है उतना पढ़ लेता हूँ, लेकिन टाइम कम है क्योंकि 2 चैनल्स और पर भी काम करना पड़ता है, एप्लीकेशन पर भी पेड कोर्सेज भी हैं, वो भी काम करना पड़ता है, पूरे दिन व्यस्त शेड्यूल है। तो आप कोशिश करते रहें, ठीक है, लिखें। ग्रामर और वोकेबलरी की अगर बात करें तो देखो पेन्यूरी एक शब्द आएगा। पेन्यूरी का मतलब डेस्टिट्यूशन होता है, गरीबी को बोलते हैं, पॉवर्टी, बेगरी, इंडिजेंस, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। एक्यूट का मतलब क्या है, अच्छा, पेन्यूरी से पेन्यूरियस बनता है, PENURIOUS, इम्पेक्यूनियस भी बोल सकते हैं। इसका मतलब गरीब होता है, ये गरीबी है, ये नाउन है। एक्यूट ये एडजेक्टिव के रूप में काम आएगा। एक्सट्रीम, ब्लिस्टरिंग, घासली, टेरिबल, मतलब जो बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण हो, उसको बोलते हैं एक्यूट। जैसे कि आज वाले में एक्यूट डिस्ट्रेस आपको मिलेगा, तो डिस्ट्रेस शब्द का मतलब क्या है, एफ्लिक्शन, हार्डशिप, पिंच, डिस्कम्फर्ट, सोरो, पैंग, समझ गए होंगे। सोरो से तो कम से कम समझ गए होंगे ना, कठिनाई है, संकट है, दुख है, इसको बोलते हैं। और ये नाउन है, ठीक है, एक्यूट एडजेक्टिव है। एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट है तो आपको एक वर्ड और याद आना चाहिए, इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट का मतलब होता है जो स्पष्ट नहीं है, एक्सप्लिसिट का मतलब है जो बिल्कुल स्पष्ट है। तो डेफिनेट, क्लियर कट, अनइक्विवोकल, अनएम्बिग्यूअस। वेवर, वेवर का मतलब होता है रिनंसिएशन, अबेंडनमेंट, एब्डिकेशन, रिलिंक्विशमेंट, त्याग को बोलते हैं, छूट को बोलते हैं, ठीक है। स्टार्व्ड का मतलब क्या है, जो भूखा है, फेमिस्ड, हंग्री, पैकिश।
हंग्री के लिए फैमिश्ड भी आ सकता है, स्टार्व्ड भी आ सकता है, पैकिश भी। तो ये दो वर्ड तो कम से कम नए हैं, ये आपने सुने होंगे। अब देखिए एक ग्रामर की बात हम करें, ऑर्डिनल नंबर आप देखते हो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसा कई बार मैं बताता रहता हूं कि ऑर्डिनल नंबर से पहले द आएगा, लेकिन फिर आप कहीं पर देखते हो कि उससे पहले तो ए भी आ रखा है, कहीं पर देखते हो कि कुछ नहीं भी लगा रखा है। ऐसा होता क्यों है उसकी बात हम करेंगे आज। सेकंड शब्द जो है, सेकंड, उसका प्रयोग किया गया है आज के आर्टिकल में, तो उसको देखते हुए मैंने यहाँ पे डिसाइड किया कि बता दूं आपको कि फर्स्ट सेकंड से पहले द कब लगेगा, ए कब लगेगा, कब नहीं लगेगा। तो सबसे पहली बात तो ये समझिए कि ये फर्स्ट सेकंड जो है वो किस किस रूप में काम आ सकता है। ये ऑर्डिनल नंबर के रूप में भी काम आ सकता है, ठीक है, डिटरमिनर के रूप में काम आ सकता है, एडवर्ब के रूप में काम आ सकता है और नाउन के रूप में काम आ सकता है। अगर ये डिटरमिनर के रूप में काम आ रहा है या फिर मैं कहूं कि एडजेक्टिव के रूप में काम आ रहा है तो द लगता है इससे पहले, समझिए। और इसका मतलब फिर क्या हो जाता है, तो कमिंग बिफोर ऑल अदर्स इन ऑर्डर, टाइम, अमाउंट, क्वालिटी, इंपॉर्टेंस। तो औरों से पहले आना, चाहे वो सीक्वेंस में हो, चाहे वो टाइम में हो, चाहे वो मात्रा में हो, चाहे वो गुणों में हो या फिर महत्व में हो, औरों से पहले आने के लिए यूज करते हैं इसका। टुडे इज द 1st of जून, तो जून का पहला दिन है तो 1st of जून, द लग रखा है। देखो, ही इज ऑलवेज नर्वस फॉर द फर्स्ट फ्यू मिनट्स ऑफ एन एग्जाम। एग्जाम के शुरुआती जो पल होते हैं उनमें वो हमेशा नर्वस रहता है। और कौन से शुरुआती मिनट्स, तो यहां पे फर्स्ट है, द लग रहा है। इसका पहचानने का बहुत सिंपल सा तरीका है। देखो ये यहां पे मिनट्स दे रखा है आगे, ठीक है ना, मिनट्स दे रखा आगे तो आप द लगाएंगे क्योंकि एडजेक्टिव फॉर्म में आ गया। अब ऊपर वाले में क्या है, वो सबसे पहले के अर्थ में आ रहा है, इसलिए द आ रहा है, द 1st of जून। अब ये पहला दिन है, द फर्स्ट डे ऑफ जून होना चाहिए वैसे तो ये आप अंडरस्टूड है, यहाँ पे द फर्स्ट डे ऑफ जून है, पहला दिन है जून का, तो ये भी एक यहाँ पे डिटरमिनर के रूप में द आ रहा है। एडवर्ब की अगर बात करें तो एडवर्ब का मतलब देखो यहाँ पे, टॉम केम फर्स्ट इन द रेस, हु फिनिश्ड फर्स्ट। अगर मैं पूछूं यहाँ पे फर्स्ट का संबंध किस शब्द से है, तो टॉम केम फर्स्ट इन द रेस, रेस में टॉम पहले आया, फर्स्ट आया। तो ये कम जो शब्द है ना, केम सेकंड फॉर्म है, ये वर्ब है। वर्ब की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब। तो ये एडवर्ब है यहाँ पे। और जब ये एडवर्ब के रूप में काम आया या वर्ब के लिए काम आया तो फिर द नहीं है। हु फिनिश्ड फर्स्ट, सबसे पहले फिनिश किसने किया, तो क्या किया पहले, फिनिश किया, तो फिनिश की विशेषता है, ये यहाँ पे वर्ब है। और वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए फर्स्ट है, तो ये एडवर्ब है। एडवर्ब है तो कुछ भी नहीं है इससे पहले। अब अगर नाउन के रूप में काम आ जाए तो शी वॉज वन ऑफ द फर्स्ट टू अराइव। अब यहाँ पे नाउन है, शी वॉज वन ऑफ द फर्स्ट, तो आपको याद होगा ना, वन ऑफ द वाले केस में हम क्या करते हैं, प्लूरल नाउन लगाते हैं, रटने की जरूरत नहीं पड़ती। वन ऑफ द वाले केस में प्लूरल नाउन क्यों लगाते हैं, मैंने बताया था कि ऑफ लगा हुआ रहता है और ऑफ डिमांड करता है प्लूरल की, इस कारण से लगाते हैं। तो शी वॉज वन ऑफ द फर्स्ट टू अराइव, तो यहाँ पे वो जो यहाँ पहले पहुंचे थे ना, उनमें से एक थी। तो जो पहले पहुंचे थे वो डेफिनेटली कोई नाम होगा या स्टूडेंट होंगे या गर्ल्स होंगी, ऐसा कुछ होगा ना, तो वहां पे वो नाउन ही है, तो ये नाउन के रूप में है। तो यहाँ द आ रहा है। अब जरूरी नहीं है कि द आए यहाँ पे, लेकिन ये एक प्रकार से जो डिटरमिनर वाला ऑर्डिनल वाला काम है ना, जो पहले हुआ है, टाइम में पहले, अमाउंट में पहले, क्वालिटी में पहले, इंपॉर्टेंस में पहले, वैसे यूज किया गया, तो द आ रहा है। ही इज द फर्स्ट टू एडमिट, ये भी नाउन के रूप में है क्योंकि फर्स्ट के बाद में कुछ है ही नहीं, आगे कुछ दे ही नहीं रखा नाउन वगैरह आपको, तो वह पहला है। अब पहला तो लड़का हो सकता है, पहला टीचर हो सकता है, पहला कुछ भी, मतलब इंसान हो सकता है, जो भी आपको देखना है यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट नाउन है। द न्यू सर्जिकल टेक्निक इज अ फर्स्ट फॉर द हॉस्पिटल। अब देखो ए कब लग जाता है, ए तब लग जाता है जब नेवर बिफोर का अर्थ है कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, पहली बार ही हुआ है। दिस न्यू सर्जिकल टेक्निक इज अ फर्स्ट ऑफ द हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल में पहली बार ऐसा हुआ है, पहली बार हुआ है, दैट हैज नॉट हैपेंड अर्लियर, तो यहाँ पे ए का प्रयोग है। अगला देखें, शी इज अ फर्स्ट, शी हैज अ फर्स्ट इंग्लिश फ्रॉम न्यू कैसल यूनिवर्सिटी, पहला मतलब ये न्यू कैसल यूनिवर्सिटी से पहला ये केस है जो उसने इंग्लिश के अंदर मतलब फर्स्ट आई है, कहने का मतलब, ठीक है। शी हैज ए फर्स्ट इन इंग्लिश फ्रॉम न्यू कैसल यूनिवर्सिटी, तो कहने का मतलब ये न्यू कैसल यूनिवर्सिटी में फर्स्ट है इन इंग्लिश, ठीक है। अब देखो जो पहली बार हुआ है, दैट हैज नॉट हैपेंड अर्लियर, उसके लिए लगाते हैं तो ये ए लगा देते हैं इसमें। जब आप एडवर्ब के रूप में यूज करते हैं तो कुछ नहीं लगाते हैं, और जब आप यूज करते हैं इसका किस रूप में, नाउन के रूप में, तो फिर द लग जाता है। देखो द दे रखा है इसके अंदर, लेकिन पहली बार हुआ है तो द नहीं लगाना, ए लगाना है। आपको याद रखना है द कब नहीं लगेगा, जब एडवर्ब के रूप में यूज करेंगे। ए कब लगेगा, जब पहली बार ही हुआ है ऐसा, तब लगेगा, अदरवाइज द लगाइए। तो ये हमने कुछ कंक्लूजन निकाला है इस स्टडी से कि ऐसे ऑर्डिनल नंबर को डील करते हैं।
अच्छा जी, रिवीजन की बात रही तो मैच द कॉलम्स, ये आज आपको कमेंट बॉक्स में जाकर इसका आंसर करना है। 2 काम मैंने दे दिया आपको, एक तो समरी लिखेंगे आप जितना भी लिख पाएं, जैसा भी लिख पाएं, जितना समझ में आए, और एक ये रिवीजन में मैच द कॉलम्स, इसको मैच करेंगे आप। तो ये यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और आप जाके बताइए क्या है। ये सब मैंने पहले बताए हैं, और अगर आप नए हैं तो डिक्शनरी में खोजिए इसको। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, गूगल से पूछ लीजिए, कोशिश कीजिए, समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा तो मैं समझाऊंगा डेफिनेटली, इतना समय नहीं होता। आप वैसे ही घबरा रहे हैं, 52 मिनट होते ही आप कहने लग जाते हैं सर इतना लंबा सेशन चला गया, और लंबा चला जाएगा, है ना। तो लंबा सेशन से घबराओ मत, पहली बात तो सीखने को मिल रहा है, मजे लेकर सीखो, सीख जाओगे, ठीक है। वैसे मैं कोशिश करता हूँ बताने की आपको, जो भी आपका आंसर, इसमें व्यूअर्स कॉलम एक रखा हुआ है, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा जी, व्यूअर्स कॉलम में आज सीमा यादव इन्होंने पूछा था लीड टू का क्या प्रयोग है, और मैं बताता रहता हूं हर बार, कुछ खास नहीं है। लीड टू का प्रयोग तो आप समझ ही गए होंगे। लीड टू का मतलब होता है किसी चीज में तब्दील हो जाना, कोई चीज आगे बढ़कर ऐसा हो जाना, परिणित हो जाना, रिजल्ट इस रूप में निकलना, ये मतलब होते हैं। अब इसके मैंने कुछ सिनोनिम्स लिख दिए यहाँ पे। एनजेंडर, ब्रिंग अबाउट, ब्रीड, ट्रिगर, रिजल्ट इन, बिगेट, ट्रांसलेट इनटू, गिव राइज टू। ध्यान देने योग्य बात यह है कि लीड के साथ टू लगता है, रिजल्ट के साथ इन लगता है, ट्रांसलेट में इनटू लगता है, गिव राइज में टू लगता है। एनजेंडर, ब्रीड, ट्रिगर, ये उत्पन्न होना है एक से दूसरे में, है ना। मनी बिगेट्स मनी, यूज आपने देखा होगा, पैसा ही पैसे को खींचता है, मनी बिगेट्स मनी, है ना। ऐसे ही लीड टू मतलब हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस, तो ऐसे कुछ याद रखिए। तो ये परिणित होना है, तब्दील होना है, ये है इसका। और मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया है ताकि बेहतर समझ में आ जाए। द एविडेंस लीड्स मी टू अ डिफरेंट कंक्लूजन, जो सबूत है, जो एविडेंस है, वो मतलब मुझे ले जाते हैं एक डिफरेंट कंक्लूजन तक, एक अलग से निष्कर्ष पर, ठीक है। तो ये लीड टू का है। वोकेबलरी ड्रिल, ये हम एक बार लास्ट में आए, क्योंकि मैंने कुछ वर्ड्स तो बताए ही नहीं, आप पूरा एडिटोरियल पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा ये, तो ये हम बाद में चर्चा कर लेंगे इसकी। तो चलो आ जाते हैं आज के एडिटोरियल पर। टाइटल है वन फॉर द पुअर। जैसा कि मैंने बताया कि 20 लाख करोड़ का पैकेज की घोषणा हुई है। सेकंड, ये एक रिलीफ पैकेज की घोषणा थी। इसमें से एक हिस्सा गरीबों के लिए, एक काम गरीबों के लिए, वो कह रहा है ऑन सेंटर्स कोरोना पैकेज। और ये मुद्दा क्या है, सेंटर का जो कोरोना पैकेज है, इसको रिलीफ पैकेज ना कहकर लेखक ने उचित समझा कोरोना पैकेज, क्योंकि कोविड-19 के चलते ये पैकेज यहां पे घोषित किया गया है। फूड ग्रेन्स विल ऑफर इमीडिएट रिलीफ बट वर्कर्स नीड मोर सब्सटेंटिव सकर। 2 वर्ड्स हैं। सब्सटेंटिव का मतलब होता है, आप कह सकते हो बहुत ज्यादा कह सकते हो। सकर का मतलब हम पढ़ते आए हैं, 1-2 दिन में पढ़ ही रहे हैं। ऐड होता है, असिस्टेंस होता है, हेल्प होता है, इनके लिए यूज करते हैं, ठीक है। मतलब सहायता को बोलते हैं सकर। और फूड ग्रेन्स यहां पे विल ऑफर, फूड ग्रेन्स का मतलब अनाज है, विल ऑफर का मतलब है ये ऑफर करेगा इमीडिएट रिलीफ, तत्कालिक राहत। तो अनाज से तत्कालिक राहत मिलेगी क्योंकि फ्यूचर में दे रखा है। बट लेकिन वर्कर्स नीड मोर सब्सटेंटिव सकर, लेकिन वर्कर्स को, मजदूरों को जरूरत है, वर्कर्स प्लूरल है तो नीड प्लूरल है। मोर का अधिक, सब्सटेंटिव का मतलब बहुत ज्यादा, इससे भी ज्यादा, सकर का मतलब सहायता, और ज्यादा सहायता की आवश्यकता है। सब्सटेंटिव का मतलब बता दिया मैंने, बहुत ज्यादा को कह सकते हो आप, है ना, काफी ज्यादा। और सब्सटेंटिव एक सब्सटेंशियल वर्ड भी होता है। सब्सटेंशियल का मतलब महत्व में ज्यादा हो, जो क्वालिटी में ज्यादा हो, जो इंपॉर्टेंस में ज्यादा हो, उसके लिए यूज करते हैं सब्सटेंशियल। तो सब्सटेंटिव सकर की जरूरत है। अब देखो टोटल इसका पढ़ते हैं, विस्तार से पढ़ते हैं। मोर देन 50 days since a national lockdown was announced by the union government, it is clear that what was done as a public health measure to protect people from the COVID-19 threat has snowballed into a major economic crisis for the urban poor in general and migrant labor in particular. तो देखो, आप अगर खुद से भी पढ़ते हो न्यूज़पेपर तो आप फुल स्टॉप तक का एक पूरा सेंटेंस लेकर पढ़ा करो। इसको फिर देखो, देखता हूं। मोर देन 50 days, 50 दिनों से अधिक, मोर के साथ देन कंपैरेटिव डिग्री है। सिंस, जब से, अ नेशनल लॉकडाउन वॉज अनाउंस, जब से राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन अनाउंस किया गया था। वॉज अनाउंस्ड पैसिव, पैसिव क्यों, तो बी के साथ थर्ड फॉर्म, किसके द्वारा, यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। इट इज क्लियर, स्पष्ट है। तो जब से नेशनल लॉकडाउन यहां पे अनाउंस किया गया था उसके 50 दिनों से भी ज्यादा टाइम हो चुका है। इट इज क्लियर, स्पष्ट है, दैट की what was done as a public health measure to protect people from the COVID-19 threat। यहां तक का पार्ट अलग देखो, ये एक पूरा सब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है ना। what was done, जो कुछ भी किया गया था, वैसी वही से was done as a public health measure, किस रूप में, लोक स्वास्थ्य के कदम के रूप में। पब्लिक लोगों का, हेल्थ स्वास्थ्य, मेजर का मतलब स्टेप। टू प्रोटेक्ट पीपल, किसके लिए, लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। किससे,
कोविड-19 थ्रेट से, थ्रेट का मतलब संकट, विभीषिका। अब ये जो है, जो कुछ भी किया गया था, हैज स्नोबॉल्ड इनटू अ मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस फॉर द अर्बन पुअर इन जनरल एंड माइग्रेंट लेबर इन पर्टिकुलर। तो ये जो चीज हुई ना, जो पब्लिक हेल्थ मेजर के लिए किया गया, लॉकडाउन जो थोपा गया, अब इसने क्या किया, हैज स्नोबॉल्ड, ये मतलब बढ़ गया है। स्नोबॉल का मतलब होता है बढ़ना, इंक्रीज होना, है ना। स्नोबॉल का बढ़ना इस रूप में ले लो, स्नोबॉल का मतलब बर्फ का गोला भी होता है, ठीक है। बर्फ जब आती है ना, उतरती है, जब बर्फ मतलब गिरती है, तो पहाड़ों से बर्फ गिरती है, धीरे धीरे अपने साथ में और बर्फ को समेटते हुए धीरे धीरे वो गोला बड़ा होता जाएगा। तो इसको इंक्रीज करना, बढ़ाना, इस प्रकार से याद कर सकते हो आप। तो ये कह रहा है कि इस चीज ने क्या किया है, इस चीज ये स्नोबोल्ड हुई है, ये मतलब बढ़ी है, इनटू ए मेजर क्राइसिस, किस रूप में, एक मुख्य आर्थिक संकट के रूप में। किसके लिए, अर्बन पुअर, अर्बन पुअर का मतलब शहर के जो गरीब हैं उनके लिए, इन जनरल का मतलब सामान्य तौर पर अगर बात करें, और माइग्रेंट लेबर इन पर्टिकुलर, पर्टिकुलर मतलब विशेष रूप से, और विशेष रूप से जो प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए। तो यहां बहुत सीधी सीधी बात यह है कि भाई नेशनल लॉकडाउन लगाया गया यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, और 50 दिन के बाद की स्थिति को अगर देखते हैं तो यह स्पष्ट हो गया है कि जो कुछ भी आपने किया था लोगों के स्वास्थ्य के लिए, लोगों को बचाने के लिए कोविड-19 थ्रेट से, वो जो चीज है अब जाके तब्दील हो चुकी है, अब वो स्नोबॉल हो चुकी है। किस रूप में, मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस के रूप में। किसके लिए, शहरी जो गरीब है उनके लिए अगर सामान्य तौर पे बात करें, और विशेष रूप से अगर बात करें तो माइग्रेंट लेबर के लिए। ये बात, ये मतलब इकोनॉमिक क्राइसिस इन लोगों के लिए आ चुका है, ठीक है। तो ये स्नोबॉल आपने सीख लिया। यहाँ पे स्नोबॉल का मतलब धीरे धीरे बड़ा होता जाना, धीरे धीरे बढ़ता जाना, बिगर भी कह सकते हो, और इंपॉर्टेंस में अधिक होते जाने को भी क्या कह सकते हैं, स्नोबॉल, ठीक है। इंपॉर्टेंट ज्यादा होते जाना या ग्रो ज्यादा होते जाना। आगे देखो, द ट्रैवल्स ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स हैव बीन वेल डॉक्यूमेंटेड। छोटा सा वाक्य है। ट्रैवल्स का मतलब होता है पीड़ा, कष्ट, पैंग, सफरिंग, इनको बोलते हैं। किसकी, ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स। तो यहाँ पे ट्रैवल्स हो गया परेशानियां, मुश्किलें, दुख, कष्ट, और किसके हैं, माइग्रेंट वर्कर्स के हैं, प्रवासी मजदूरों के हैं। हैव बीन, अब हैव बीन इसलिए लगा क्योंकि देखो ट्रैवल्स प्लूरल है तो इसलिए हैव लग गया, और हैव बीन वेल डॉक्यूमेंटेड पैसिव वॉइस बना दिया। वेल डॉक्यूमेंटेड का मतलब यो मानो कि डॉक्यूमेंट्स में क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट्स में हम डिटेल्स को लिख देते हैं, कागजों के अंदर चीजों को डिटेल में लिख देते हैं। तो इसका मतलब ऐसे मान लो कि ये चीजें हैं वो मतलब वेल डॉक्यूमेंटेड है, बहुत अच्छी तरीके से लिखी हुई है, बहुत अच्छी तरह से जानकारी है इस चीज की, है ना। ऐसे मान लो कि जो ट्रैवल्स हैं माइग्रेंट वर्कर्स की, प्रवासी मजदूरों की जो समस्याएं हैं, मुसीबतें हैं, हैव बीन वेल डॉक्यूमेंटेड, वो मिलकर अच्छे से सबको पता है। आगे देखो, विद लॉस ऑफ लाइवलीहुड्स दे हैव बीन पुश्ड इनटू पेन्यूरी इन देयर प्लेसेस ऑफ वर्क। अब ये भी एक सेंटेंस बन गया। तो विद लॉस ऑफ लाइवलीहुड्स, तो लाइवलीहुड्स के नुकसान के कारण, लॉस का मतलब हानि होती है, लाइवलीहुड्स का आजीविका, चूंकि आजीविका तो खत्म हो गई, जीने का साधन जो था, रोजगार चला गया। दे हैव बीन पुश्ड, दे यहाँ पे माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, हैव बीन पुश्ड पैसिव वॉइस आ गया, पुश का मतलब धकेलना है, किस में, पेन्यूरी में, पेन्यूरी का गरीबी है। इन देयर प्लेसेस ऑफ वर्क का मतलब जहां जहां वो काम कर रहे थे वहां वहां पे उनको गरीबी की हालत में धकेल दिया गया है। तो अब देखो इस कारण से, कारण तो ये बना कि लाइवलीहुड चली गई। अब ये दे प्रवासी मजदूर हैं, वो मतलब पुश हो गए हैं, उनको पुश कर दिया गया, पुश का धक्का दे दिया गया है, धकेल दिया गया है, किस में, गरीबी में। और कहां पर, इन देयर प्लेसेस ऑफ वर्क, जहां जहां वो काम करते थे वहां पर। आगे देखिए, एंड विद द लॉकडाउन इनिशियली प्रिवेंटिंग इंटरस्टेट ट्रैवल, मैनी हैव एम्बार्क्ड ऑन आर्डियस journeys to their native places to get some support at a time of acute distress। ये एक सेंटेंस बन गया। एंड और विद द लॉकडाउन, लॉकडाउन के साथ ही, इनिशियली शुरुआत में, एडवर्ब है, प्रिवेंटिंग जो रोक रहा था, इंटरस्टेट लेवल ट्रेवल। इंटरस्टेट का मतलब राज्यों के बीच, जैसे आप यहां से महाराष्ट्र गए, आप यहां से कहीं बिहार चले गए, बिहार वाले एमपी चले गए, तो ये इंटरस्टेट ट्रैवल है। मैनी हैव एम्बार्क्ड, मैनी अनेकों ने, हैव एम्बार्क्ड चूंकि प्लूरल के लिए आता है इसलिए हैव है। एम्बार्क ऑन, एम्बार्क के साथ में प्रेपोजिशन ऑन लगेगा। एम्बार्क ऑन का कुछ मतलब नया स्टार्ट करना, कुछ नया प्रारंभ करना, उन्होंने स्टार्ट कर दिया। आर्डियस जर्नी का मतलब क्या होता है, कठिन यात्राएं। आर्डियस मतलब जिसमें बहुत ज्यादा श्रम की, परिश्रम की, मुश्किल जरूरत हो, आप मतलब बहुत पेन स्टैकिंग होकर लगते हैं, उसको बोलते हैं आर्डियस। आर्डियस एक एडजेक्टिव है क्योंकि OUS दे रखा है। तो आर्डियस जर्नीज, जो मुश्किल यात्राएं वो शुरू कर दी। टू द नेटिव प्लेसेस का मतलब अपने अपने जो भी नेटिव प्लेसेस थे, लोकल प्लेसेस थे, जहां जहां के रहने वाले थे वहां के लिए। टू गेट सम सपोर्ट, किसके लिए, टू गेट सम सपोर्ट, कुछ सपोर्ट प्राप्त करने के लिए। एट ए टाइम ऑफ एक्यूट डिस्ट्रेस, किस टाइम पर, एक्यूट डिस्ट्रेस के टाइम पर। एक्यूट का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा, बताया था मैंने। एक्यूट का मतलब एक्सट्रीम कह सकते हो, ब्लिस्टरिंग, घास्टली और टेरिबल। डिस्ट्रेस का बताया था, एफ्लिक्शन, हार्डशिप, पैंग, सोरो, पिंच, डिस्कम्फर्ट। तो ये डिस्ट्रेस नाउन है, एक्यूट यहाँ पे एडजेक्टिव है। तो इस समय रिपीट कर देता हूँ सिंपल भाषा में, देखो क्या समझोगे।
अब कह रहा है कि लॉकडाउन जो है शुरुआत में तो इंटर स्टेट ट्रैवल को रोक रहा था। लॉकडाउन से क्या हुआ कि भी बॉर्डर सील कर दी गई, आप एक स्टेट दूसरे स्टेट जा नहीं सकते। तो इसके साथ ही बहुत सारे लोग जो है उन्होंने क्या किया, आर्डियस जर्नी स्टार्ट कर दी। आर्डियस जर्नी इसलिए कि पैदल निकले, तो जर्नीज आर्डियस इसलिए हुई क्योंकि वो बहुत दुर्गम यात्रा हो गई, वो पैदल निकल पड़े अपने घरों की ओर, क्योंकि लॉकडाउन लगा था, गाड़ी वाड़ी का तो प्रवेश वर्जित था, गाड़ियों से तब जा नहीं सकते, बसें चल नहीं रही थी, ट्रेन चल नहीं रही थी, इसलिए बहुत सारे लोगों ने क्या किया, स्टार्ट कर दिया। एम्बार्क ऑन का मतलब स्टार्ट करना, आर्डियस जर्नी मतलब कठिन यात्राएं। कहाँ की यात्राएं? अपने घरों की ओर लौटने के लिए। किस लिए? ताकि उनको सपोर्ट मिल सके। सपोर्ट किस समय चाहिए था उनको? एक्यूट डिस्ट्रेस के समय, क्योंकि बहुत मुश्किल दौर में थे वो। आगे देखो, इन द सेकेंड of a series of measures that are part of a rupees 20 lakh crore economic package, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has tried to address the needs of these sections apart from some small farmers। ये एक सेंटेंस है। इन द सेकेंड, अब देखो सेकेंड आ गया, अब ये सेकेंड से पहले दे लग रखा है, अब ये सेकेंड क्या है पहचानिए, ये एडवर्ब तो नहीं है कम से कम, ठीक है ना। ये हमने जैसे देखा था ना कि 1 अप्रैल, तो वैसे यहाँ पे 1 जून देखा, वैसे यहाँ पे इन द सेकेंड ऑफ ए सीरीज दे रखा है, तो सेकंड यहाँ पे है, तो दूसरा सीरीज में दूसरा राहत पैकेज है। दे का प्रयोग होगा, मैंने बताया था कि ए लगता है जब नेवर बिफोर हो, उससे पहले कभी नहीं हुआ हो, और अगर आप ए की जगह पे दे लगाते हो वो डिटर्मिनर के रूप में भी आ सकता है, नाउन के रूप में भी आ सकता है, और अगर दे रखा हो कि एडवर्ब है तो कुछ नहीं आता, तो यहाँ पे तो दे लगा रखा था, एडवर्ब तो नहीं है ये। तो इन द सेकेंड ऑफ ए सीरीज ऑफ मेजर्स, अब ये सेकेंड मेजर है, ठीक है ना, सेकंड मेजर है एक प्रकार से, तो डिटर्मिनर के रूप में इसको मान के चलो, क्योंकि सेकंड के अंदर ही सेकंड मेजर यहाँ पे निहित है, इस तरह से मान के चलो इसको। तो इन द सेकंड ऑफ ए सीरीज ऑफ मेजर्स, तो मतलब एक जो सीरीज ऑफ मेजर्स है, श्रृंखलाएं हैं, श्रृंखला है किसकी? मेजर्स की। एक बात याद रखना, सीरीज है ना, उसका प्लूरल नहीं बनता। अब चाहे वो श्रृंखला 1 हो या फिर 2 होती या फिर 3 होती, तो भी सीरीज यूज करते, सीरीजेस यूज नहीं करते, ईएस नहीं आता इसमें। तो इन द सेकंड, तो दूसरे किसमें? जो एक मेजर्स की सीरीज चल रही है, जो मतलब एक कदम चले जा रहे हैं उस श्रृंखला में, जो दूसरा ये कदम है, दैट यहां पे आ रहा है मेजर्स के लिए, आर पार्ट ऑफ ए 20 लाख करोड़, जो कि हिस्सा है किसका? 20 लाख करोड़ रुपए का इकोनॉमिक पैकेज जो घोषणा की है उसका। तो यूनियन मिनिस्टर, इसमें क्या हुआ, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो है, केंद्रीय जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन, उन्होंने कोशिश की है, हैज ट्राइड, किसके लिए? टू एड्रेस। एड्रेस करने का मतलब यहाँ पे एक प्रकार से सॉर्ट आउट करना है कोई प्रॉब्लम को। एड्रेस का संबोधन करना भी होता है, वर्ब के रूप में आए, और कोई चीज को रेक्टिफाई करना, किसी चीज को सॉर्ट आउट करना भी है। द नीड्स ऑफ दीज सेक्शंस, तो ये जो सेक्शंस हैं, ये जो वर्ग हैं, कौन कौन से? जो प्रवासी मजदूर वाला है, अर्बन पुअर वाला है, ये जो वर्ग हैं, इनकी आवश्यकताओं को एड्रेस करने का, इनकी आवश्यकताएं जो है उनकी पूरा करने का कोशिश करी है। अपार्ट फ्रॉम स्मॉल फार्मर्स, अपार्ट के साथ फ्रॉम लगता है, अपार्ट फ्रॉम मतलब इसके अलावा, स्मॉल फार्मर्स के मतलब छोटे किसान हैं, उनके अलावा इनके समस्याओं को सोल्व करने का भी पूरा प्रयास किया है। तो यहां हम फिर से पढ़े, देखो, इन द सेकेंड ऑफ ए सीरीज ऑफ मेजर्स दैट आर पार्ट ऑफ ए 20 लाख करोड़ रुपीज इकोनॉमिक पैकेज, तो 20 लाख करोड़ रुपए का जो इकोनॉमिक पैकेज है, आर्थिक पैकेज है, उस सीरीज में जो भी स्टेप्स चले जा रहे हैं, उसमें जो दूसरा ये पैकेज है 20 लाख करोड़ रुपए वाला, उसके द्वारा यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने क्या किया, इन्होंने प्रयास किया है कि छोटे किसान तो है ही हैं, उसके अलावा जो भी ये सेक्शंस हैं उनकी जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने का प्रयास किया है। फिर कह रहा है, शी हैज रिकॉग्नाइज्ड द माइग्रेंट वर्कर्स हैव टेकन टू द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम इन अ मेजर वे आफ्टर द सेंटर गेव एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शंस टू रीओपन द स्कीम। तो क्या कह रखा है, शी, निर्मला सीतारमण के लिए प्रोनाउन आ गया, हैज रिकॉग्नाइज्ड, उन्होंने पहचान लिया है, उन्होंने जान लिया है, दैट की माइग्रेंट वर्कर्स, प्रवासी मजदूर, हैव टेकन टू का मतलब अपना लेना, अपने रूटीन में शामिल कर लेना, है ना। तो माइग्रेंट वर्कर्स ने क्या किया है, तो यहां माइग्रेंट वर्कर्स ने महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जिसको आप शॉर्ट में बोलते हैं एमजी नरेगा बोलते हैं, तो एमजी नरेगा जो स्कीम है ना, इस स्कीम की बात कर रहा है। तो एमजी नरेगा स्कीम जो है उसके तहत मतलब इनमें शामिल हो गए हैं, इन अ मेजर वे, बहुत बड़े तरीके से, मेजर का मतलब मुख्य, आफ्टर द सेंटर गेव एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन, आफ्टर मतलब बाद में, सेंटर मतलब केंद्र सरकार, गेव का मतलब दिया, एक्सप्लिसिट का बिल्कुल स्पष्ट, डेफिनेट, क्लियर कट, अनएम्बिगुअस, अनइक्विवोकल, क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दिए टू रीओपन द स्कीम, इस स्कीम को फिर से ओपन करने के लिए। तो कह रहा है कि उन्होंने ये बात जान ली कि जो प्रवासी मजदूर हैं वो जुट गए हैं किस में, इस स्कीम में, बहुत ज़्यादा मतलब इसी में काम करने लग गए हैं, मेजर वे में काम करने लग गए हैं। कब? जब केंद्र सरकार ने एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शंस दिए थे, क्लियर कट निर्देश दिए थे, इस स्कीम को फिर से स्टार्ट कर दिया जाए।
फिर कह रहा है ये कि एज इन द पास्ट दिस रिमेन्स अ लाइफ सेवर फॉर पीपल डिपेंडेंट ऑन फ्रेजाइल लाइवलीहुड्स एंड द डिसीजन टू एक्सटेंड इट टू द मॉनसून सीजन इज वेलकम। फिर कह रहा है एज इन द पास्ट, जैसे कि भूतकाल में हुआ, एज इन द पास्ट दिस रिमेन्स अ लाइफ सेवर, है ना, जैसे कि पास्ट में भी ये लाइफ सेवर था और आज भी ये लाइफ सेवर है। दिस यह क्या है, ये स्कीम के लिए है, ये एमजी नरेगा जो है। रिमेन्स का मतलब रही है, बची हुई है। अ लाइफ सेवर यहाँ पे नाउन है तो आर्टिकल दे रखा है, उससे नाउन की पहचान कर ली। तो ये एक लाइफ सेवर है फॉर पीपल, लोगों के लिए। लोग कौन से, जो डिपेंडेंट है, निर्भर हैं किस पर, फ्रेजाइल लाइवलीहुड्स। फ्रेजाइल क्या होता है, फ्रेजाइल का मतलब होता है जो कि जल्दी से ब्रेक हो जाता है, उसको फ्रेजाइल बोलते हैं, दैट कैन इजीली बी ब्रोकन। अब इसको यहां पे यो मानो कि लाइवलीहुड्स, आजीविका, जो फ्रेजाइल है इसका मतलब कोई टिकाऊ आजीविका नहीं है, आप हमेशा निर्भर नहीं रह सकते। आज वो रोजगार आपके हाथ में, कल नहीं रहेगा, है ना। तो डेली बेसिस मजदूरी होगी एक प्रकार से। एंड द डिसीजन टू एक्सटेंड इट, और जो निर्णय है, अब निर्णय यहाँ पे निश्चित हो गया है, क्योंकि निर्णय कौन सा है, इसको एक्सटेंड करने का, इसको आगे बढ़ाने का, टू द मॉनसून सीजन, कब तक, मॉनसून सीजन तक, इज वेलकम, ये यहाँ पे क्या है, स्वागत योग्य है। वेलकम यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। वेलकम एडजेक्टिव भी हो सकता है, वेलकम नाउन भी हो सकता है, वेलकम एक्सक्लेमेशन के लिए भी यूज किया जा सकता है, डिपेंड करता है। सेंटेंस के कंटेक्स्ट को देखकर ही आपको पहचान करनी है। कभी भी कोई शब्द का पार्ट ऑफ स्पीच नहीं बनता है, शब्द सेंटेंस में क्या फंक्शन करता है उसको देखकर पार्ट ऑफ स्पीच की पहचान की जा सकती है। तो कह रहा पास्ट की तरह ही अभी भी ये क्या है, एक लाइफ सेवर है लोगों के लिए, है ना। वो लोग जो कि फ्रेजाइल लाइवलीहुड्स पे डिपेंड करते हैं, डिपेंड में ओन लगता है, निर्भरता के लिए ओन लगता है, तो रिलायंस हो या डिपेंडेंस हो, है ना। तो जो फ्रेजाइल लाइवलीहुड्स पे जो डिपेंडेंट लोग हैं उनके लिए लाइफ सेवर है आज भी। और जो डिसीजन लिया गया है इसको एक्सटेंड करने का मॉनसून सीजन तक, मॉनसून सीजन तक ये स्कीम चलाई जाएगी, तो ये वेलकम योग्य है। तो ये इज जो किसको देखकर लग रहा है, ये इस डिसीजन को देखकर लग रहा है, डिसीजन इसका सब्जेक्ट है। आगे देखो, द गवर्नमेंट शुड ऑल्सो इंश्योर दैट, इसको इंश्योर पढ़ते हैं, इंश्योर, और अगर INSURE है तब इसको भी प्रोनाउंशिएट करेंगे इंश्योर, दोनों का उच्चारण सेम है। इंश्योर ये होता है बीमा करना, और ये वाला होता है सुनिश्चित करना, और एक और होता है इनके साथ साथ अश्योर, इसका मतलब होता है आश्वासन देना, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, द गवर्नमेंट शुड ऑल्सो इंश्योर, गवर्नमेंट को भी यहाँ पे इंश्योर करना चाहिए। ये ऑल्सो वाला प्रयोग देखें आप, आज के जो सुबह 5 बजे का सेशन था उसमें मैंने बताया था कि ऑल्सो के कारण मैंने एक विकल्प काटा था कि देखो ऐसे ऑल्सो वाला ऑप्शन कट जाएगा। तो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, काम बहुत ज़्यादा आएंगी। तो गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए दैट वेजेज, वेजेज मतलब मजदूरी होता है, वेजेज का मतलब पनिशमेंट भी होता है, और जब ये पनिशमेंट के रूप में यूज किया जाता है तो इसके साथ में वर्ब सिंगुलर आती है। जब ये मजदूरी के रूप में यूज करते हैं तो इसके साथ वर्ब प्लूरल आती है। तो ये कह रहा है कि गवर्नमेंट को ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि जो वेजेस है वो पे की जाएं। ये पैसिव वॉइस हो गया, बी के साथ थर्ड फॉर्म, बगैर देरी के, विदाउट डिलेज। अ मेजर प्रॉब्लम, अब ये डिलेज जो है ना, वेतन में जो देरी है वो एक मुख्य समस्या है, किसके साथ, द स्कीम्स इंप्लीमेंटेशन लेटली। द स्कीम मतलब ये एमजी नरेगा स्कीम की बात है, इसके इंप्लीमेंटेशन, जो कि अपोस्ट्रोफी के बाद में नाउन लगता है तो इंप्लीमेंटेशन नाउन है, लेटली मतलब हाल ही में, वर्तमान में, तो वर्तमान में स्कीम को इंप्लीमेंट करने में एक ही समस्या है कि मजदूरी में देरी होती है, ये देरी ना हो, ये सुनिश्चित करना चाहिए। अब गवर्नमेंट को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वेजेस जो हैं वो बिना डिले के मिल जाए, और डिले जो है वो एक मुख्य समस्या है इस स्कीम के इंप्लीमेंटेशन को लेकर फिलहाल जो बनी हुई है। अब देखो, अ वेवर और एटलीस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ द 100 डे लिमिट पर हाउस होल्ड टू वुड हैव हेल्प्ड। वुड हैव हेल्प्ड, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करते हैं, इसका मतलब ये ऐसा हो जाता, जैसे ठीक है ना, इट वुड हैव वर्कड फॉर यू, ये आपके लिए चीजें काम करती, है ना। शी वुड हैव गॉन टू दिल्ली, वो दिल्ली चली जाती। इस प्रकार से इमेजिनरी पार्ट होते हैं, उसके लिए वुड हैव प्लस V3 का प्रयोग करते हैं। अब वेवर, वेवर का मतलब त्याग होता है, वेवर का मतलब छूट होता है, तो ये जो छूट है, और एटलीस्ट या फिर कम से कम, एन एक्सटेंशन, एक्सटेंशन का मतलब एक्सटेंड करने का प्रोसेस है, और जो ये एक्सटेंशन है, बढ़ा दिया जो है, क्या, 100 डे लिमिट, 100 दिन की लिमिट, पर हाउस होल्ड, प्रत्येक घर के लिए, टू मतलब ये हाउस होल्ड के लिए भी, वुड हैव हेल्प्ड, ये हेल्प करती। तो ये कह रहा है अगर छूट मिल जाती या कम से कम 100 दिन की लिमिट पर हाउस होल्ड मतलब एक्सटेंड कर दी जाती तो ये चीज़ें हेल्प करती, ठीक है। थोड़ा सा छूट मिल जाती और 100 दिन की लिमिट प्रत्येक हाउस होल्ड तक एक्सटेंड कर दी जाती कि हर घर को 100 दिन तक रोजगार मिलेगा, तो ये चीज़ें ज़्यादा हेल्प करती। अब कह रहा है इट इज़ नाउ अप टू स्टेट्स टू इंश्योर द स्कीम इज इंप्लीमेंटेड प्रॉपर्ली। इट इज़ नाउ अप टू, ये अप टू वाला सेंस क्या होता है, इट इज़ अप टू मी, मुझ पर डिपेंड करता है। इट इज़ अप टू यू, ये आप पर डिपेंड करता है। इट इज़ अप टू हिम, ये उस पर डिपेंड करता है ना। तो इट इज नाउ अप टू द स्टेट्स, तो अब ये स्टेट्स पर डिपेंड करता है। टू इंश्योर, सुनिश्चित करना, द स्कीम इज इंप्लीमेंटेड, किस स्कीम को लागू किया जाए, पैसिव है, प्रॉपर्ली मतलब बहुत सही तरीके से। इंप्लीमेंट यहाँ पे वर्ब है, और वर्ब को मॉडिफाई करता है वो प्रॉपर्ली, यहाँ पे एडवर्ब हो गया। तो अब ये स्टेट्स पर डिपेंड करता है कि स्कीम को प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए, लागू किया जाए। आगे देखो,
For migrants who are still stationed in their places of work and who are not beneficiaries of the National Food Security Act or state schemes, the finance minister has promised 5 kg of food grains per person, a kilogram of chana per family per month for 2 months. For migrants का मतलब हो गया प्रवासी मजदूरों के लिए. Who migrants के लिए रिलेटिव प्रोनाउन आ गया. Are प्लूरल है, इस कारण से वर्ब प्लूरल आ गई. स्टिल का मतलब अभी भी, स्टेशन का मतलब प्लेस्ड है, रुके हुए हैं, बने हुए हैं. इन देयर प्लेसेज ऑफ वर्क मतलब जहां पे उनका कार्यस्थल था वहीं पर. एंड और हु आर नॉट बेनिफिशियरीज, और जो कि बेनिफिशियरीज नहीं बने, मतलब जिनको लाभ नहीं मिल रहा है. बेनिफिशियरी का मतलब जो लाभ प्राप्त करता है जो लाभार्थी नहीं है. किसके? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट या स्टेट स्कीम्स, जो राज्य की योजनाएं हैं उनका लाभ प्राप्त नहीं है उनको, या नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसका लाभ प्राप्त नहीं है. तो द फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री जो हैं, उन्होंने प्रॉमिस किया है उनके लिए कि 5 किलोग्राम तो अनाज मिल जाएगा पर पर्सन, हर व्यक्ति को, और 1 किलोग्राम चना मिल जाएगा पर फैमिली को, है ना, पर मंथ. हर महीने 1 किलोग्राम चना एक परिवार के पीछे, और हर महीने 5 किलोग्राम अनाज एक व्यक्ति के पीछे मिल जाएगा फॉर 2 मंथ्स. और कितने समय के लिए मिलेगा? 2 महीने के लिए. तो क्या कहा है कि भी वित्त मंत्री ने यहाँ पे एक बात बताई है कि भी जिनको यहाँ पे स्टेट बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं, स्टेट की स्कीम्स के लाभ नहीं मिल रहे हैं, या नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के लाभ नहीं मिल रहे हैं, और जो अपने कार्यस्थल पर ही रुके हुए हैं, है ना, तो ऐसे लोगों को 5 किलोग्राम तो अनाज मिलेगा हर व्यक्ति के पीछे, और 1 किलो चना मिलेगा हर फैमिली के पीछे प्रति माह, और 2 महीनों के लिए ऐसा चलेगा. फिर कह रहा है दिस विल ब्रिंग the number of people receiving subsidized food grains close to the legal requirement of the National Food Security Act 67% population. ठीक है. This will bring, this यह will bring मतलब लाएगी, the number मतलब the number of people मतलब लोगों की संख्या, वो संख्या जो रिसीविंग सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स, जो यहाँ पे प्राप्त कर रही हैं सब्सिडी पर मिला फूड ग्रेन. सब्सिडाइज्ड का मतलब क्या हो गया? सब्सिडी मिला मतलब छूट पर मिला हुआ फूड ग्रेन्स, क्लोज टू द लीगल रिक्वायरमेंट. क्लोज टू मतलब जो नजदीक है, क्लोज में टू लगता है. लीगल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जो कि एक कानूनी आवश्यकता भी है, एक मतलब कानूनी एक नियम के अनुसार, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी के अनुसार जो मिलना चाहिए, सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन मिलना चाहिए, अनाज जो है वो सब्सिडी पर मिलना चाहिए. तो ये कह रहा है कि वो संख्या जो है ना, वो लेकर आ जाएगी कितना? 67% पॉपुलेशन का हो जाएगा, 67% लोगों को ऐसा मिलेगा. रिपीट कर रहा हूं, दिस विल ब्रिंग द नंबर ऑफ पीपल रिसीविंग सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स क्लोज टू द लीगल रिक्वायरमेंट नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 67% पॉपुलेशन. तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है उसकी जो लीगल रिक्वायरमेंट है कि भी 67% लोगों को जनसंख्या के ये होना चाहिए, तो ये संख्या वहां तक पहुंच जाएगी. आगे देखो, it is a welcome relief for many starved workers, but the government could have extended the public distribution system coverage to include more people who are suffering from loss of jobs and livelihoods besides migrant workers. तो क्या कह रहा है? ये कह रहा है it is a welcome relief. it यह is है, a मतलब एक, वेलकम मतलब स्वागत योग्य, रिलीफ का मतलब राहत. ये रिलीफ यहाँ पे नाउन है तो वेलकम यहाँ पे एडजेक्टिव बन गया. फॉर मैनी स्टार्व्ड वर्कर्स, वर्कर्स यहाँ पे नाउन है तो स्टार्व्ड एडजेक्टिव बन गया. स्टार्व्ड का मतलब होता है भूखा, फैमिश्ड, हंग्री, है ना, पढ़ा था हमने पैकेज. तो ये कह रहा है कि भाई जो भी भूखे मजदूर हैं, जो भूखे यहाँ पे स्टार्व्ड वर्कर्स हैं, अनेकों भूखे मजदूरों के लिए ये एक राहत भरा कदम है, एक स्वागत योग्य कदम है. बट द गवर्नमेंट कुड हैव एक्सटेंडेड, कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंने कल भी डिस्कस किया था कि ऐसा हो सकता था. जैसे आई कुड हैव डन मोर, मैं कुछ ज्यादा कर सकता था. ही कुड हैव स्कोर्ड अबव 90% मार्क्स, तो वो 90% से अधिक स्कोर कर सकता था, है ना. इस प्रकार के वाक्यों को कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से करते हैं, जो हमारे हाथ में अब नहीं है लेकिन ऐसा हो सकता था. तो ये एक वेलकम रिलीफ है स्टार्ट वर्कर्स के लिए, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा कर सकती थी. द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कवरेज, मतलब ये एक्सटेंड कर सकती थी किस चीज को? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कवरेज को, टू इंक्लूड मोर पीपल, ताकि और लोगों को यहाँ पे इंक्लूड किया जाता. हु आर सफरिंग फ्रॉम लॉस ऑफ जॉब्स, वो लोग, ये इनके लिए है जो कि यहाँ पे सफर कर रहे हैं. सफर में फ्रॉम लगता है किससे? लॉस ऑफ जॉब्स, या तो उनका जॉब चला गया है, लाइवलीहुड्स आजीविका का साधन खत्म हो गया है. बिसाइड्स माइग्रेंट वर्कर्स का मतलब माइग्रेंट वर्कर्स के अलावा. बिसाइड्स का मतलब के अलावा होता है, बिसाइड जो होता है वो के नजदीक होता है. ठीक है, ये इन दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा. तो क्या कह रहा है कि ये बहुत सारे जो भूखे मजदूर हैं उनके लिए राहत का कदम है. और ये कह रहा है कि लेकिन गवर्नमेंट जो है इस चीज को, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कवरेज है, इस चीज को और भी ज्यादा एक्सटेंड कर सकता था. ठीक है, मतलब लोक वितरण सिस्टम है इस कवरेज को, कि कितने लोग इसको कवर करेंगे, कितने लोगों को कवर करेगा, इसको और भी अधिक एक्सटेंड कर सकता था. किसके लिए? और लोगों को इंक्लूड करने के लिए. और लोग कौन से हैं? लोग वो हैं जो कि जॉब, लॉस ऑफ जॉब से सफर करते हैं या लाइवलीहुड से सफर करते हैं. किसके अलावा? माइग्रेंट वर्कर्स के अलावा. मिज सीतारमन ऑल्सो अनाउंस्ड दैट
द वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम टू अलाउ माइग्रेंट्स एक्सेस फॉर एनी फेयर प्राइस शॉप अक्रॉस द कंट्री विल बी इंप्लीमेंटेड बाय मार्च 2021। मिज सीतारमन, कल बताया था मैंने कि महिलाओं के नाम से पहले मिस, मिसिज, मिस 3 ऑप्शंस होते हैं। मिस होता है वो अनमैरिड के लिए, मिसिज होता है मैरिड के लिए, इन दोनों में से किसी के लिए भी हो, सेलिब्रिटीज हो, उसके लिए मिस यूज करते हैं। तो मिज सीतारमन ऑल्सो अनाउंस्ड। अब ये ऑल्सो का प्रयोग बताया था, वर्ब से पहले करते हैं, मैन वर्ब से पहले, वहां पे शुड दे रखा था तो हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब के बीच में करते हैं। अगर बी का रूप है इज, एम, आर, वॉज वर तो उसके ठीक बाद में करते हैं। तो मिज सीतारमन जो है उन्होंने ये भी अनाउंस किया कि जो वन नेशन वन राशन कार्ड, मतलब एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, ऐसा नहीं है कि अलग अलग स्टेट का राशन कार्ड बनेगा, किसी भी स्टेट में आप जाएं वही राशन कार्ड चल जाएगा। स्कीम टू अलाउ, ये स्कीम भी इन्होंने कहा कि भी किसके लिए, ताकि माइग्रेंट्स जो हैं, जो यहाँ पे माइग्रेंट वर्कर्स हैं, प्रवासी हैं, उनको अलाउ किया जा सके एक्सेस, एक्सेस मतलब उनकी पहुंच हो सके, एनी फेयर प्राइस शॉप, किसी भी उचित मूल्य की दुकान तक वो जाकर ला सकें अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश भर में। ये जो स्कीम है वो इंप्लीमेंट की जाएगी, ये पैसिव हो गया, विल बी लागू की जाएगी कब, बाई मार्च 2021, मार्च 2021 तक। 22 समय से पहले लगता है, इसका मतलब तक का अर्थ आता है। तो मिज सीतारमन ने यहां पे अनाउंस किया ए वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम, है ना, और इन्होंने कहा कि भाई ये स्कीम जो है ना वो इंप्लीमेंट कर दी जाएगी 2021, मार्च 2021 तक। और ये किसके लिए किया, ये किया इसके लिए कि ताकि माइग्रेंट जो हैं उनको किसी भी उचित मूल्य की दुकान, चाहे पूरे देश में कहीं पर भी दुकान हो, वहां तक उनकी पहुंच हो सके, वहां से अनाज वगैरह ले सके। आगे कह रहा है, बट दिस स्कीम एज इंप्लीमेंटेड नाउ हैज बीन यूटिलाइज्ड ओनली स्पेयरिंगली बाय माइग्रेंट्स एंड कंसर्न्स फ्रॉम स्टेट्स लाइक तमिलनाडु वेयर पीडीएस इज नियर यूनिवर्सल आर येट टू बी एड्रेस्ड। तो क्या कह रहे हैं, बट लेकिन दिस स्कीम, ये जो योजना है वन नेशन वन राशन कार्ड वाली, एज इंप्लीमेंटेड नाउ, जैसा कि अब लागू की गई है, हैज बीन यूटिलाइज्ड, इसका यूटिलाइज किया गया है, इसका उपयोग यूज किया गया है, ओनली स्पेयरिंगली मतलब बहुत कम, स्पेयर पार्ट्स होते हैं ना बचे कुचे, इसके लिए जैसे, तो बचा कुचा मतलब थोड़ा बहुत ही मात्रा होती है, वैसे ही आप इसको याद करो, स्पेयरिंगली मतलब बहुत कम, किसके द्वारा, माइग्रेंट्स के द्वारा। एंड कंसर्न्स मतलब चिंताएं, किससे, स्टेट्स से। कैसे स्टेट्स, जैसे कि तमिलनाडु जैसे स्टेट्स हैं। वेयर पीडीएस इज नियर यूनिवर्सल, जहां पे पीडीएस है, एक सिस्टम का नाम है, इज नियर यूनिवर्सल, वो लगभग यूनिवर्सल है, मतलब हर जगह पे अवेलेबल है। आर येट टू बी एड्रेस्ड, तो ये अभी भी उनको एड्रेस किया जाना बाकी है, ये मतलब अभी तक वहां पे इसको सॉर्ट आउट नहीं किया गया है, वैसे ये समस्या इसको आएगी। तो कह रहा है ये जो स्कीम है एज इंप्लीमेंटेड नाउ, जैसे कि इसको अब लागू किया गया है, तो ये कह रहा है कि अब इसको यूज किया जा रहा है, बहुत कम यूज किया जा रहा है, किसके द्वारा, मतलब बहुत कम माइग्रेंट्स के द्वारा यूज किया जा रहा है। और जो चिंता का विषय है कुछ स्टेट्स का, जैसे कि तमिलनाडु है, जहां पे पीडीएस जो है वो मतलब यूनिवर्सल के करीब है, सार्वभौमिक है, मतलब एक प्रकार से सभी चीजों को कवर करने वाला है। आर येट टू बी एड्रेस्ड, तो ये कंसर्न्स जो हैं वो अभी भी एड्रेस की जानी शेष हैं। यट आ जाता है मतलब तो बाकी हैं, कंसर्न्स यहाँ सब्जेक्ट है, तो इनको अभी भी एड्रेस किया जाना बाकी है, अभी भी ये चिंताएं सोल्व नहीं हुई हैं। फिर कह रहा है, मैनी ऑफ द अनाउंसमेंट्स इंक्लूडिंग वन फॉर स्मॉल फार्मर्स आर ए कॉम्बिनेशन ऑफ लिक्विडिटी एंड क्रेडिट ईजिंग मेजर्स और द एक्सटेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्कीम्स। क्या बोलना चाह रहा है देखो, मैनी ऑफ द अनाउंसमेंट्स, तो ये कह रहा है अनेकों जो अनाउंसमेंट्स हुए हैं उनमें से बहुत सारी चीजें हैं, इंक्लूडिंग वन फॉर स्मॉल फार्मर्स, इंक्लूडिंग शामिल है इसमें एक अनाउंसमेंट किसके लिए, स्मॉल फार्म, छोटे किसानों के लिए। अब ये कह रहा है आर यहाँ पे मैनी के लिए आ रहा है, उनमें मतलब आर अ कॉम्बिनेशन, वो मतलब यह कॉम्बिनेशन है, एक कॉम्बिनेशन है, मिला जुला रूप है, किसका, लिक्विडिटी का मतलब कैश का, लिक्विडिटी मतलब कैश, नकदी का, एंड क्रेडिट ईजिंग मेजर्स, और लोन में आसानी वाले स्टेप्स। क्रेडिट का मतलब लोन होता है, ईजिंग का मतलब आसानी, मेजर्स का मतलब स्टेप्स, और वो स्टेप्स भी शामिल है इसमें लोन देने में आसानी हो, लोन आसानी से मिल जाए, या फिर और द एक्सटेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्कीम्स, या फिर एक्सटेंशन का मतलब हो गया विस्तार हो, बढ़ा दी जाए डेट वगैरह, किसकी, एग्जिस्टिंग स्कीम्स मतलब जो फिलहाल अस्तित्व में बनी हुई है। स्कीम्स नाउन है, एग्जिस्टिंग एडजेक्टिव है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो वो स्कीम जो फिलहाल एग्जिस्टेंस में है, जो फिलहाल बनी हुई है, उनका एक्सटेंशन हो। तो क्या कहना चाह रहा है कि भी बहुत सारे जो अनाउंसमेंट्स हुए हैं, जिसमें शामिल है एक अनाउंसमेंट स्मॉल फार्मर्स के लिए भी है ना, स्मॉल फार्मर्स जो है उनके लिए भी शामिल है। तो ये जो है कॉम्बिनेशन है, अनाउंसमेंट्स जो है कॉम्बिनेशन है किस किस का, एक तो लिक्विडिटी का, कैश की पर्याप्त मात्रा हो, दूसरा लोन आराम से मिल जाए, और तीसरा जो भी यहाँ पे एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं उनका एक्सटेंशन हो। एज थिंग्स स्टैंड मतलब जैसा कि है फिलहाल, जैसे कि चीजें मतलब जिस प्रकार से ऊंट बैठ रहा है, जिस करवट ऊंट बैठ रहा है, जिस तरीके से परिस्थितियां चल रही हैं, उसको बोलते हैं एज थिंग्स स्टैंड। दे फॉल शॉर्ट ऑफ द सब्सटेंटिव फिस्कल मेजर्स दैट कुड स्टिमुलेट डिमांड इन द इकोनॉमी। तो कह रहा है जैसे कि चीजें चल रही हैं, दे फॉल शॉर्ट, दे मतलब ये चीजें हैं जो मेजर्स चले गए हैं, जो भी स्टेप्स लिए गए हैं, फॉल शॉर्ट ऑफ का मतलब होता है कमी रह जाना,
सब्सटेंटिव फिस्कल मेजर्स, सब्सटेंटिव मतलब बहुत ज़्यादा, फिस्कल मेजर्स का मतलब वित्तीय जो भी स्टेप्स हैं उनमें कमी है, वो मतलब कम है, उनसे पीछे हैं। दैट कुड स्टिमुलेट, जो कि कर सकता है, स्टिमुलेट का मतलब होता है बढ़ाना, डिमांड का मतलब मांग, इन द इकोनॉमी का मतलब अर्थव्यवस्था में, जो अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ा सकता है। तो जैसा कुछ चल रहा है फिलहाल, तो जो कुछ भी सरकार ने यहाँ पे स्टेप्स चले हैं वो थोड़े से कम हैं, दे फॉल शॉर्ट ऑफ द सब्सटेंटिव फिस्कल मेजर्स। जो एक मतलब इंपॉर्टेंट फिस्कल मेजर्स जो होते हैं ना, यहाँ पे सबसे मतलब इंपॉर्टेंट भी कह सकते हो, जो इंपॉर्टेंट फिस्कल मेजर्स हैं या फिर क्रूशियल जो यहाँ पे मेजर्स हैं, उनका मतलब यहाँ कहना चाह रहा है कि भाई ये उससे कम है ना, जो इंपॉर्टेंट या वैल्यूएबल मेजर्स हो सकते हैं उससे कम है। और ये जो फिस्कल मेजर्स हैं उसमें दैट आर दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, जो कि क्या कर सकते हैं, वो डिमांड बढ़ा सकते हैं अर्थव्यवस्था में, अगर ढंग से चला जाता तो ये डिमांड बढ़ा सकते हैं। आफ्टर ऑल, कुल मिलाकर, दैट सीम टू बी द क्रक्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स प्रॉमिस ऑफ स्पेंडिंग ₹20 लाख करोड़। आफ्टर ऑल, आखिरकार यूँ कह सकते हो कुल मिलाकर, दैट सीम्ड, ऐसा लगा, टू बी द क्रक्स, ये जो चीज़ें हैं वो ऐसी प्रतीत हुई जैसे कि क्रक्स होगा, सेंट्रल पार्ट, मुख्य हिस्सा, मुख्य पार्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स प्रॉमिस, प्राइम मिनिस्टर का जो प्रॉमिस था ना, किसका, 20 लाख करोड़ को स्पेंड करने का, उसका सेंट्रल पार्ट ये था, ऐसा प्रतीत हुआ। तो ये आपका एडिटोरियल हुआ। अब हम बात करेंगे, जो आज एक नया फीचर मैंने जोड़ा है कि वर्ड्स कैसे याद अच्छे तरीके से हो सकते हैं, कैसे उनको यूज करना आना चाहिए, पार्ट ऑफ स्पीच की पहचान कैसे करें, ये सब क्लियर हो जाएगा वहां पे। उससे पहले इसका टोन क्या है, क्या सोचते हैं आप, बताएं, देखें। तो टोन भी आप बता दीजिएगा कमेंट में लिखकर, ये काम आज आप पे छोड़ता हूँ, इट इज़ अप टू यू कि हाउ टू डिसाइड द टोन ऑफ द गिवन पैसेज, कैसे पता लगाएंगे आप, हाउ टू डू रिकॉग्नाइज, कि कैसे पता लगे कि क्या इसकी टोन हो सकती है, या आप बताएं कमेंट बॉक्स में जाकर। तो 2-3 क्वेश्चंस हैं आज कमेंट बॉक्स के लिए आपके पास, जैसा भी आपको लगता है वो बताएं, कोशिश करें। और बात करें आज के इस नए फीचर की। देखो, वोकेबलरी ड्रिल है ये, है ना। तो यहाँ पे पहले तो वर्ड्स का मतलब, पेन्यूरी हमने देखा था, पेन्यूरी गरीबी को बोलते हैं। फिर सब्सटेंटिव है तो इंपॉर्टेंट, वैल्यूएबल, ज़्यादा, उसको बोलते हैं। ट्रैवल्स का मतलब पीड़ा या कष्ट को बोलते हैं। आर्डियस है वो कठिनाई को बोलते हैं। और स्नोबॉल है, ये बताया था, ग्रो बिगर, इंक्रीज हो जाना, साइज बढ़ जाना, उसको बोलते हैं। ठीक है, पेन्यूरी नाउन के रूप में आया था, सब्सटेंटिव एडजेक्टिव है, ट्रैवल्स नाउन है, आर्डियस एडजेक्टिव है, स्नोबॉल वर्ब थी। उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देने की पार्ट ऑफ स्पीच से बहुत हेल्प मिलती है। देखो, पहला सेंटेंस है, पब्लिक सपोर्ट फॉर मिलिट्री एक्शन। मिलिट्री एक्शन के लिए पब्लिक सपोर्ट जो है क्या है, अब बताना है। तो मिलिट्री एक्शन के लिए पब्लिक सपोर्ट क्या है, अब यहां पे क्या जोड़ सकते हैं आप, पेन्यूरी जोड़ सकते हैं क्या, नहीं जोड़ सकते, क्योंकि पब्लिक सपोर्ट के लिए आपको बताना है तो डेफिनेटली आपको क्या चाहिएगा, या तो यहाँ पे वर्ब चाहिए या फिर एडजेक्टिव चाहिए, दो चीजें आ सकती हैं। तो पब्लिक सपोर्ट फॉर मिलिट्री एक्शन, सब्सटेंटिव, ये कर सकते हो क्या, तो आपको इसके लिए वर्ब चाहिए, ठीक है ना, वर्ब चाहिए, हेल्पिंग वर्ब तो चाहिए। ट्रैवल्स है तो नाउन है, ये आएगा नहीं, नाउन की आवश्यकता नहीं है। स्नोबॉल है, ये वर्ब है, ये आ सकती है यहाँ पे, इसका रूप आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप कर सकते हो, पब्लिक सपोर्ट फॉर मिलिट्री एक्शन हैज स्नोबॉल्ड, बढ़ गया है पब्लिक सपोर्ट, ठीक है, या फिर केवल स्नोबॉल्ड कर दो, बढ़ गया है, ठीक है ना, या फिर इज गोइंग टू स्नोबॉल कर सकते हो, बढ़ने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके वर्ब की जरूरत है। हमने क्यों नहीं लगाया, देखो नाउन तो लगाया नहीं, और अगर आप एडजेक्टिव लगाते तो भी आपको हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब तो चाहिए थी, इसलिए हमने यहाँ पे स्नोबॉल को चुना। सेकंड सेंटेंस है, ही डिड वॉट एवर ही कुड टू ईज देयर डैश। वो मतलब उसने सब कुछ किया जो कुछ कर सकता था अपने इसको कम करने के लिए। किसको कम करना, देयर यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव नाउन लगता है। नाउन कौन सा है इनमें से, देखो नाउन दो चीजें हैं, या तो पेन्यूरी है या फिर ट्रैवल्स है। तो कम करना, गरीबी कम करना, पीड़ाएं कम करना, मुश्किलें कम करना ज़्यादा अप्रोप्रिएट क्या है, ट्रैवल्स। तो अपने पीड़ा या कष्ट जो है उनको कम करने का उसने प्रयास जो भी करना था वो किया। आगे कह रहा है, इन दोज डेज अ ट्रिप टू द वेस्ट वॉज एन डैश जर्नी। तो ये कह रहा है कि उन दिनों में अगर आप पश्चिमी देशों की यात्रा करते तो वो जो ट्रिप थी वो ऐसी जर्नी हुआ करती थी। जर्नी नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव लगेगा, एडजेक्टिव कौन से है, सब्सटेंटिव है या फिर आर्डियस है। सब्सटेंटिव का मतलब जो ज़्यादा है, इंपॉर्टेंट है, वैल्यूएबल है, उसके लिए यूज करते हैं। तो जर्नी उन दिनों में कैसी हुआ करती थी, आर्डियस, बहुत कठिन जर्नी हुआ करती थी। आर्डियस जर्नी, वैसे भी कोलोकेशन मैच करता है, आर्डियस में जर्नी शब्द जुड़ता है, ट्रिप जुड़ता है। फिर कह रहा है कि द डॉक्यूमेंट्स आर द फर्स्ट डैश इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड बाय द इन्वेस्टिगेटर्स। तो इन्वेस्टिगेटर्स के द्वारा जो भी प्राप्त की गई इंफॉर्मेशन है, तो डॉक्यूमेंट्स आर द फर्स्ट सब्सटेंटिव इंफॉर्मेशन, मतलब जो अधिक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन, सब्सटेंटिव आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको चाहिए था क्या,
एडजेक्टिव चाहिए था, एडजेक्टिव यहाँ पे सब्सटेंटिव बचा, तो सब्सटेंटिव आ जाएगा। पेन्यूरी यहाँ पे आपको डालना ही नहीं था कहीं पर भी, 4 ही थे, मैंने 5 में से 4 ही पूछे थे आपसे। तो पहले में तो आंसर आएगा क्या, स्नोबॉल, स्नोबॉल वाला लेना है स्नोबॉल्ड हो या फिर स्नोबॉल्ड हो, कुछ भी लगा सकते हैं आवश्यकता अनुसार। दूसरा है तो उसके अंदर आप ट्रैवल्स करेंगे, पीड़ा या कष्ट। तीसरा है तो उसमें आर्ड्यूअस करेंगे। फोर्थ है तो उसमें करेंगे सब्सटेंटिव। ठीक है, तो ये था आज का एडिटोरियल आपका। अब पेड यूजर्स के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, उनकी चर्चा हम करते हैं।